तो इस वाली क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वेक्टर की। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट समझा था, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, ये इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसके बारे में समझते हैं। जैसे सपोज करो दो वेक्टर्स हैं। सपोज करो एक वेक्टर ए है, हम क्रॉस को ऐसे बनाएंगे, और एक वेक्टर बी है। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आता है, दैट इज़ एन कैप। ओके, अब यहाँ पे जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और एन कैप है, ये तीन है। तो ये क्या फॉलो करते हैं, ये बेसिकली फॉलो करेंगे राइट हैंड थंब रूल। जो 10th में हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, वो ये फॉलो करते हैं। जैसे सपोज करो ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, और इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। और हम इसका एक नॉर्मल वेक्टर लेंगे, दैट इज़ बेसिकली वेक्टर एन कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और इसके नीचे अगर देखें तो वो उसे हम कह सकते हैं N1 कैप। तो बेसिकली एन कैप इज़ नोन एज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल माने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसी ऑर्डर में चलेगा, ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, उसके बाद एन आएगा। अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो वो कितना होता है, उसे हम देखेंगे। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब देखो इसमें डायरेक्शन बदल गई है, डायरेक्शन में नीचे जो N1 कैप लिखा है वो आ जाएगा। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं, डायरेक्शन का मतलब अपोजिट साइन, यानी कि बी क्रॉस ए अगर मैं सीधा लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखा जा सकता है, माइनस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। एंगल शुड बी द सेम, ठीक है, एंगल शुड बी सेम। अब यहाँ पे एन कैप बन जाएगा, यानी कि जो N1 कैप है वो माइनस के एन कैप के इक्वल है। हैंस आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज़ बी क्रॉस ए बट माइनस। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आता है यहाँ से। अब अगर हम कहें, सपोज करो कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि केसेस क्या क्या हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा और इंटू एन कैप होगा। और ए क्रॉस बी जो है वो कितना हो जाएगा, सपोज करो मैंने इनके बीच का एंगल 0 ले लिया, ठीक है। तो साइन 0 हो जाएगा। अब 0 कब हो सकता है एंगल, जब ये वेक्टर कैसे वेक्टर्स होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये वाला आपका बी हो गया और ये वाला आपका ए हो गया। तो एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा इज़ 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए क्रॉस ए की वैल्यू जो हो जाती है, ए और ए आपस में क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं हम, 0। यहाँ पे क्या जाएगा, इनका क्रॉस 0 आता है हमेशा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जनरली कि अगर 90 डिग्री हो, इफ़ थीटा, यहाँ लिख देता हूँ, केस 2, इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, तो हमारे पास ए क्रॉस बी बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 इंटू एन कैप, जो कि आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू एन कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन का कंपोनेंट है वो 90 डिग्री एंगल की वजह से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम किसके, डायरेक्शंस के, ठीक है। तो डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सपोज करो आपका जैसे ए क्रॉस ए जो आ रहा था वो आ रहा था 0, तो इसी तरीके से आई क्रॉस आई जो है वो भी 0, जे क्रॉस जे जो है वो भी 0 और के क्रॉस के जो है वो भी 0, ठीक है। हम इसे कैसे समझते हैं, इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। सपोज करो ये बाई है, ये एक्स है और ये जेड है। ये वाला आपका आई है, सॉरी ये वाला के है, ये वाला आपका जे है और ये वाला क्या है आपका आई है, ठीक है। अब इसे ना इस तरीके से डायरेक्शन में हम चलाते हैं, क्लियर। अब इस डायरेक्शन में आप देखो आई इंटू जे, आई और जे के बाद क्या था, देखो आई और जे उल्टी डायरेक्शन में चले आप, ठीक है। सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज में नेगेटिव रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा डायरेक्टली आई जे, हम उल्टा चले तो आई जे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा सीधे। ऐसे ही अगर आपने जे और जे के बाद सीधा डायरेक्शन चल रही है तो आई आ जाएगा, और के और आई जो है वो आपको कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, बट जे क्रॉस आई, अब अगर उल्टा चल रहे हो आप तो वो हो जाएगा माइनस का के, या फिर के क्रॉस जे तो वो आ जाएगा माइनस आई, वो माइनस का डिफरेंस आता है, और आई क्रॉस के वो आ जाएगा आपके पास माइनस जे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका है कि आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और प्लस लिख दिया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया के, यहाँ लिख दिया जे, और यहाँ क्या लिख दिया आई। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आई जे है तो आपके रास्ते में क्या आ रहा है, के। जे के है तो आपके रास्ते में क्या आ रहा है, आई। ठीक है, इस तरीके से इस, और के जे है तो उल्टे चले तो क्या आ रहा है, माइनस का आई। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से एंगल कैसे फाइंड हो सकता है वो देख सकते हैं। ठीक है, एंगल डिटर्मिनेशन, एंगल डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो ए क्रॉस बी है, अभी हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगा भाई, वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा और इंटू में एन कैप। ठीक है, और ये क्वांटिटी कैसी आती है, हमेशा स्केल, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने पे हमेशा क्वांटिटी कैसी आनी चाहिए, स्केल है। जब आप इसे अलग से लिखोगे तो ये देखो कितनी बार मैग्नीट्यूड लगा लो, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो वही आंसर होता है। साइन थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड जो है ऐसे याद रखो, एन कैप होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, साइन थीटा हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर। अब कुछ ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन की बात करें, ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस। अब देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया। पहला हो गया हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम निकाल पा रहे हो तो या फिर ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो। ठीक है, दो ट्रायंगल को कंबाइन करके। अब हमने सपोज करो एक ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर आपका क्या है, ए है। इसे रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हो जो आपका बी सी है। ठीक है, बी सी लाइन इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर आप देखें तो ये कैसे फाइंड आउट हो पाएगा, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है जनरली वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब 1/2 इसके अकॉर्डिंग हो गया ये ए बी इंटू सी डी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करना है, तो ए से लेके बी तक आपका बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हमेशा लेंथ निकालने के लिए। और सी डी जो है वो कितना आ रहा है, क्योंकि देखो सी और डी, अब डी तो इसके अंदर है नहीं, तो डी बनाने के लिए मैं बताता हूँ ये हाइट। ठीक है, तो दिस इज़ हाइट। जब ये हाइट हम लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो ए है, क्योंकि ऐसे मान लो कभी अगर कोई ऐसा वेक्टर है, इस वेक्टर को ए कह दो, जिधर की तरफ थीटा है और इधर की तरफ थीटा नहीं है, तो ये इधर की तरफ जाएगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं इसे। एक होता है हॉरिजॉन्टल, उसमें कोस आता है, और वर्टिकल में साइन आता है। तो 1/2 बी ए साइन थीटा हमारे पास बन गया। अब इसे अगर हम लिखें तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो हम लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर गिवन। अब ऐसा एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर गिवन, जिसकी 2 साइड्स गिवन है उस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालोगे आप तो क्या बनेगा, वो भी जनरली वो 2 साइड ए और बी हैं, तो उसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लेंगे 1/2, यही चीज़ है ये बेसिकली। ठीक है, उसके बाद थर्ड है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन है उसका एरिया अगर निकालें बाय यूजिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों साइड्स हैं,
तो वो उसमें बस 1/2 हटा दो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल 1/2 मिलके क्या बना लेंगे 1। तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सोल्व कर सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी जब गिवन हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे, क्या तरीका है उसका। तो उसमें हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वेक्टर ए एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हमने एक वेक्टर डिस्कस किया, एक वेक्टर कंसीडर किया वेक्टर ए, इसके कंपोनेंट ले लिए A1i, A2j और A3k। ठीक है, और वेक्टर बी जो ले लिया वो ले लिया B1i, B2j और B3k। ठीक है, अभी हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा A क्रॉस B। ठीक है, तो ये जो A क्रॉस B है वो कैसे निकालेंगे, हमने पहले यहाँ I लिख लेना है, यहाँ J और यहाँ K। अब I और J और K के कोफिशिएंट लिखने हैं, पहले A आ रहा है तो A के लिख लिया A1 और फिर B आया नीचे तो यहाँ लिख लिया B1। ऐसे ही A2, A3, B2, B3। अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे, I यहाँ लिख दिया। अब देखो जब I है तो I के लिए ये वाला हमने हाइड करे। ठीक है, जिसके नीचे इमेजिनरी लाइन है वो हाइड कर दिया। तो हमारे पास बना A2 B3 माइनस B2 A3। फिर उसके बाद यहाँ माइनस आता है क्योंकि तो J लगाया। अब J के लिए क्या करा हमने, J के लिए हमने सपोज करो दूसरे वाले हाइड कर दिए। ठीक है, कैसे हाइड करेंगे, हमने ये वाला और ये वाला हाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, B3 A1 और माइनस का B1 A3। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा। और यहाँ K लिखेंगे तो K के लिए K वाला हाइड करेंगे। K वाला हाइड कैसे होगा, देखते हैं ध्यान से। K वाला हाइड करने के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हाइड कर दी। तो हमारे पास क्या बना, B2 A1 और माइनस का B1 A2। ठीक है, अब ये हमारे पास जो वेक्टर आया I J K की टर्म में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब कोई भी वेक्टर I J K की टर्म में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर ही कहते हैं। ठीक है, तो जनरली जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका रिजल्टेंट क्या होता है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो भी क्या होता है, आपका वेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर ही हमें मिलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 ओपन करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अब इसमें। यहाँ पे A क्रॉस B क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मैंने बताया था ABN वो राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं आप उसमें, तो उसमें यूज होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पहले समझ लें फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और A क्रॉस A जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। I क्रॉस I भी इस तरीके से 0 एंड सो ऑन। ठीक है, I क्रॉस J जो होगा डायरेक्टली हमारे पास K होगा इस तरीके से, क्लियर। और J क्रॉस I जो होगा वो माइनस K होगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। अब 10.4 पे आते हैं एक्सरसाइज। वो क्या बता रही है कि क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अभी बताया था क्या होता है, जिसमें उसने A दे रखा है I माइनस 7J प्लस 7K। ठीक है, और B दे रखा है 3I माइनस 2J प्लस 2K। ठीक है, तो मैंने बताया था पहले तो A क्रॉस B निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए I J K हमने डिटर्मिनेंट बनाई, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3, इसका माइनस 7, इसका माइनस 2, इसका 7 और इसका 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I। अब देखो I के लिए हाइड कर लिया अगर हमने, तो 2 7 जा कितना होते हैं, माइनस का 14 और 2 7 जा कितना होते हैं, प्लस का 14। ठीक है, माइनस आएगा बीच में तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस का J लिखा, ये कैंसिल तो 2 माइनस 21 आ गया। प्लस का K लिखा तो ये कैंसिल कितना हो गया, माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 21। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बना भाई, इसमें बना हमारे पास माइनस 14, ये तो I वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 19J और प्लस का 19
के, ठीक है। तो 19J और 19K आपके पास है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना अब आसान है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लिखेंगे 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, यानी कि अगर 19 आप कॉमन लेंगे 19 का स्क्वायर तो आपके पास 19 तो बाहर आ गया, 19√2, ठीक है। कितना बन जाएगा हमारे पास? 19√2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, वही यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है। ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी, आपके पास a प्लस बी वैक्टर है एंड a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी वैक्टर और a प्लस बी वैक्टर से जब a वैक्टर और b वैक्टर गिवन है, कितने हैं? a है 3i प्लस 2j प्लस 2k और जो b वैक्टर है वो कितना है? i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। अब देखो n कैप की अगर हम बात करें तो वो होगा हमारे पास a प्लस बी वैक्टर जो दिया और उसका क्रॉस करेंगे हम a माइनस बी से। तो फर्स्ट टारगेट है किसी भी तरह से a प्लस बी निकालना। तरीका एक ही है, सीधे सीधे ऐड कर दो, 4i 4j और 0k, है ना। उसके बाद a माइनस बी निकालेंगे तो नीचे वाला माइनस हो गया, 2i 0j और उसके बाद 2 + 2 4k, ठीक है। तो ये हमारे पास a और b वेक्टर्स आ गए। अब जब a और b वेक्टर्स आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम? परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है इनका n कैप। तो पहले n वेक्टर निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो इनका क्रॉस करने का एक ही तरीका है हमारे पास, हम बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में यहाँ लिखेंगे i j k, इनके कोफिशिएंट यहाँ उतार दिए 4 2, ठीक है, 4 0 और 0 4, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे i, ये कैंसिल, यहाँ 16 आ जाएगा, माइनस j और माइनस j के बाद ये कैंसिल, यहाँ पे 16, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके प्लस के ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 0 2 4 जा 8, माइनस का 8, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसे आ गया तो क्या लिखेंगे अब हम? ये बना 16i माइनस 16j और माइनस 8k, ठीक है। 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब n वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, सॉरी n कैप, विच वी नीड टू फाइंड आउट कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हम तो वेक्टर निकालना है अभी। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 16i माइनस 16j माइनस 8k और डिवाइड करेंगे 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से। तो ये बन जाएगा आपका कितना? 16i और ये बन जाएगा माइनस 16j माइनस 8k और ये आ रहा है आपके पास 256 प्लस 64 यानी 576, जो कि स्क्वायर रूट होता है 24 का। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, जो इसे कैंसिल आउट कर रहा है आसानी से। तो 2i माइनस 2j और माइनस के डिवाइडेड बाय हम 3b से लिख सकते हैं, ये आ गया n कैप, ठीक है। तो इसे और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हो? 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k, ठीक है। ये आपका n कैप आ गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब देखो साइन कैन भी चेंज, क्योंकि स्क्वायर रूट आपने यहाँ लिया था तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस फॉलो करेगा। ऐसे ही यहाँ ऊपर माइनस था तो इसलिए माइनस प्लस और माइनस प्लस। ये एक तरीका है कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट शो करने का, कि स्क्वायर रूट को हमेशा जब प्लस माइनस कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसमें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a unit vector A makes angle pi/3 with I, pi/4 with J and acute theta with K, then find theta and hence component of A। सिंपल सा सवाल है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को समझेंगे कि आपके पास ये सपोज करो डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक वेक्टर है आपका जो सपोज करो बीटा एंगल बना रहा है, एक गामा एंगल बना रहा है, मैंने ऐसे ले लिया, और यहाँ से ये बना रहा है अल्फा एंगल, ठीक है। सपोज करो ये ओ पॉइंट है, ये एक्स है, ये वाई है और ये वाला आपका जेड है, ठीक है। तो
इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन कोसाइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो एंगल दे रखे हैं, एक नहीं दे रखा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते थे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल होते हैं ये सब, कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। अब यूनिट वेक्टर क्या कहता है, यूनिट वेक्टर है बेसिकली यहाँ पे कोस अल्फा आई, कोस बीटा जे और कोस गामा के। अब दिया है कि अल्फ़ा की वैल्यू π/3 है, बीटा की वैल्यू π/4 है और गामा की वैल्यू थीटा है। तो इस हिसाब से आपका ये, और क्योंकि आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा होता है 1, तो आप बस यही काम इस पे लगा देंगे कि ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, ये वाला कितना हो गया 1/2, ठीक है, क्योंकि रूट पे आ गया तो 1/2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आ गई 1 - 1/4 - 1/2, तो जो कि इक्वल आ जाएगा आपका किसके, सीधे 1/4 के, ठीक है। अब अगर ये 1/4 आता है कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका कोस इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1/2। तो जब 1/2 किस पे वैल्यू होती है इसकी 60 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, यानी कि π/3। और हम इसे थोड़ा और डिटेल में दिखाएं तो ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स जो होंगे ऑफ वेक्टर ए, वो जनरली क्या हो जाएंगे, वो होते हैं हमारे कोस अल्फ़ा थे, कोस बीटा था और कोस गामा था। तो उसी हिसाब से हमने लिखा कोस अल्फ़ा की जगह 1/2, इसकी जगह लिखा 1/√2, इसकी जगह लिख दिया 1/2। इस तरीके से सॉल्व हो गया आसानी से, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो खुद से करना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट, ये हमें प्रूव करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डायरेक्टली इक्वल टू होता है 2 ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है और 2 क्रॉस ए वेक्टर बी, तो इसमें कुछ नहीं करना, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सिंपली मल्टीप्लाई करो पहले। तो यहाँ बनेगा ए क्रॉस ए, यहाँ बनेगा प्लस में ए क्रॉस बी, यहाँ बनेगा माइनस बी क्रॉस ए और यहाँ बनेगा बी क्रॉस बी। अब जनरली मैं समझा चुका हूँ कि ए क्रॉस ए 0 होता है, बी क्रॉस बी 0 होता है, ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। ए क्रॉस बी हमने ऐसे ही लिखा अगर, और यहाँ पे इसे लिखना पड़ेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का ए क्रॉस बी। अब क्योंकि ये डबल हो गए तो हम लिख सकते हैं इसे ए क्रॉस बी, ठीक है, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 कहता है फाइंड लैम्डा इफ म्यू, लैम्डा एंड म्यू इफ़ दिस इक्वल टू दिस। तो लैम्डा एंड म्यू निकालने हैं, दो कोफिशिएंट्स। तो हमें दे रखा है 2y + 6j + 27 के, ठीक है, और प्लस i + लैम्डा j + म्यू के, और इक्वल टू है 0 वेक्टर के। अब देखो सिंपल सी बात है, हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसे हम वही बेसिक कंसेप्ट लगा के करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि पहले इसमें क्या लगा रखा है, क्रॉस होगा ये शायद, हाँ दिस इज़ क्रॉस नॉट प्लस। तो क्रॉस लगा रखा है, तो क्रॉस के लिए हमें पता है हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं i j और k, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 6 27, यहाँ लिख सकते हो 1 लैम्डा म्यू और इक्वल टू लिख सकते हो 0। अब 0 को क्या लिख सकते हो 0i 0j 0 के, और कंपेयर करा सकते हो इजीली। तो आंसर आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया i में आएगा यहाँ पे 6 म्यू - 27 लैम्डा, माइनस j में आएगा 2 म्यू - 27, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 2 लैम्डा - 6 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो कंपैरिजन करोगे तो 2 म्यू - 27 की वैल्यू हमने एक बार 0 ले ली, और 2 लैम्डा - 6 की वैल्यू एक बार 0 ले ली। तो यहाँ से देखो इजी ले गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है म्यू और लैम्डा ओनली इन द इक्वेशन। अगर ये फर्स्ट वाले लोग इसमें म्यू लैम्डा दोनों है तो इसे नहीं करानी जरूरत। यहाँ से म्यू डायरेक्टली आएगा 27/2, और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आएगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के आंसर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, तो उसमें सो दैट वाले क्वेश्चन है, उनमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पहले इन दोनों वेक्टर को प्लस करके क्रॉस कराना है, तो वो खुद से करने हैं, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 8th को समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी था एक, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अगर आइदर ए वेक्टर 0 वेक्टर है या बी वेक्टर 0 वेक्टर है देन ए क्रॉस बी जो है वो भी 0 वेक्टर होगा, उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये प्रूव करना। तो देखो सिंपल है, स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में। पहले स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ आइदर वेक्टर ए इज़ 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज़ 0 वेक्टर देन ए क्रॉस बी इज़ 0 वेक्टर। ठीक है, कन्वर्स इज व्हाट, कन्वर्स कहता है कि इफ़ ए क्रॉस बी 0 वेक्टर तो इसका मतलब देन या तो ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इसे फॉल्स प्रूव करना है। कैसे करेंगे, सपोज करो आपको अच्छे से पता है कि जो ए क्रॉस बी है वो अगर आपने 0 ले लिया तो वही वाले तरीका जो हमने करा था, ए को आई ले लो और बी को हमने क्या ले लिया 5i। ठीक है, अब विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो है वो 0 वेक्टर हम प्रूव करना है। तो आई क्रॉस 5i हम 0 करने की कोशिश करेंगे तो 5 इंटू 0 वेक्टर इस 0 वेक्टर, यानी कि 0 वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया 0 वेक्टर। यहाँ से तो ये प्रूव हो रहा है ना। बट अगर आपने ए क्रॉस बी का दूसरा पहलू देखा तो आइदर ए या तो ए 0 होना चाहिए था बट ए 0 नहीं है तब भी 0 आ गया, और बी, इनमें से कोई सा एक 0 होना चाहिए था। अब ऐसे वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो एक वेक्टर्स कैसे होते हैं, कोलिनियर। ठीक है, समझ आ गई कहानी। तो ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन से, और कोलिनियर हमें नहीं लेने यहाँ पे। ओके, उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। इतना कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में भी, अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो आपके पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो तीनों वर्टिसेस नोट करेंगे। पहला है ए इज़ 1 1 2, ठीक है, बी इज़ 2 3 5 और सी इज़ 1 5 5। अब इनसे वेक्टर्स बना सकते हो आप, और वेक्टर्स बनाने के लिए फिर ए और बी लेने पड़ेंगे आपको। तो मैंने ये बताया था एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों को फोकस करना है हमें। और ये निकलता कैसे है भाई, ये इसे मैंने बी क्या रखा और इसे मैंने क्या रखा ए। तो हमें ए बी वेक्टर जो है वो कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, है ना। तो बी माइनस ए करोगे तो कितना आएगा 2 - 1 आई, उसके बाद 3 - 1 जे, और उसके बाद 5 - 2 के। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 1 आई, ये बन गया 2 जे और ये बन गया 3 के। ठीक है, ए बी वेक्टर आ गया, इसे मैंने वेक्टर ए कहा। ऐसे ही मैं बी सी लूँगा तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। तो सी में से बी माइनस करोगे तो 1 - 2 आई प्लस 5 - 3 जे प्लस 5 - 5 के। तो ये बन जाएगा माइनस का आई प्लस का 2 जे। ठीक है, वो 0 हो गया। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमारे पास, चलो 0 के भी लिख सकते हो चाहो तो, इसे कह दिया मैंने वेक्टर बी। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या लिखवाया है 1/2, इन्हीं दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने फिर से ए क्रॉस बी लिख देना और यहाँ लिख देना आई जे के। इससे कि आगे की कहानी पता ही होगी। ये बन के क्या आएगा निकल के, पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 0 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके क्या आएगा 6i प्लस 3j माइनस का 4k। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो गया सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसी हिसाब से 1/2। अब इसका वो हो जाएगा 6² प्लस 3² प्लस 4², जो इक्वल हो रहा है हमारे पास 1/2 रूट में 61 के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम स्क्वायर रूट में केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, लेट वेक्टर ए बी सच दैट ए इतना है बी इतना है, देन ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन देम इज दिस। ठीक है, तो दिस इज द MCQ क्वेश्चन, और ये आसान भी है तो खुद से कर सकते हो आप इसे भी। और उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना, रेक्टेंगल निकालने वाला क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप ये काम करके भेजते हो तब ही नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।